नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, समय समय पर हमारे देश की कानून संहिता में आवश्यकता अनुसार बहुत से नए कानून जोड़े जाते हैं या इनमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसी कानून संहिता के विषय में। और इसकी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। आइए लेते हैं इनका परिचय। आप हैं श्री कुलदीप असवाल जी। श्री कुलदीप असवाल जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का पहला प्रश्न श्री कुलदीप असवाल जी से। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी विषय ही कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, तो भारतीय न्याय संहिता आखिर है क्या और इसको लागू करने के बाद में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रभाव हैं जो आम जनजीवन के जीवन पर पड़ने वाले हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को आप प्रदान कीजिए। जी, आज का बहुत ही अच्छा विषय है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है। भारतीय दंड संहिता 1860 से और 2024 तक लागू थी। तो वर्तमान की जो समस्याएं थी उनसे मुखातिब होने के लिए और वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्तमान की जो प्रासंगिकता है उन पर वो भारतीय दंड संहिता पूरी तरीके से खरी नहीं उतर रही थी। जैसे आजकल अपराधों का डिजिटलाइजेशन हो गया है, साइबर क्राइम हो गए हैं, तो भारतीय दंड संहिता थी उसके प्रावधान अंग्रेज़ों के काल के थे, औपनिवेशिक काल के थे। तो उनके जो उद्देश्य थे उससे सफलीभूत नहीं हो पा रहा था। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो प्रावधान है उनको 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए और आशा है कि इन प्रावधानों का भारतीय जनमानस पर, भारतीय समाज पर, भारत देश पर, सब पर अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और इसके जो परिणाम हैं वो आने वाले समय में अच्छे आने वाले हैं। जी, आपने कहा कि दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पीनल कोड बोला जाता था, उसका स्थान अब भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। तो क्या सारे कानूनों को बदला गया है या कुछ कानूनों को बदला गया है, कुछ नए जोड़े गए हैं या सबको सिंक्रोनाइज किया गया है? वास्तविक रूप से आखिर हुआ क्या है इसमें? भारतीय न्याय संहिता के साथ 2 अन्य कानून में भी चेंज किया गया है। जैसे पहले CRPC थी, उसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो सबका भारतीयकरण कर दिया गया है। पहले के जो था उनमें इंडियन नाम था, अब इनमें सब में भारतीय नाम दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसने तो स्थान लिया है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसका स्थान लिया है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका स्थान लिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। तो इनका उद्देश्य यही था कि औपनिवेशिक काल के जो कानून थे उनके स्थान पर भारतीयता लाई जाए, क्योंकि भारतीय कानून जो है वो व्यक्ति को दंड देने के लिए नहीं, जबकि जो औपनिवेशिक काल के कानून थे उनमें दंड का प्रावधान था, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनकी मानसिकता यही थी कि दंडित किया जाए। तो इसमें दिया गया न्याय दिया जाए लोगों को। इसके लिए जो इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं। जी, कुलदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई इसके विषय में कि पहले हमारे देश में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड जिसको बोलते थे, वो लागू था और उसमें अंग्रेज जो थे वो दंडों का प्रावधान करते थे। और अब जो लाया गया है वो न्याय है, भारतीय न्याय संहिता। यहाँ लोगों को न्याय देने की बात की जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अब दंडों से लोग बचेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा स्वरूप दंड तो दिया ही जाएगा। तो जो दंड हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या वही रखा गया है या कुछ चेंज किया गया है? क्योंकि अगर नाम बदला गया है तो शायद इसमें भी परिवर्तन होगा। जी हाँ, दंड के विषय में परिवर्तन ये किया गया है कि कई दंडों को जोड़ा भी गया है। जैसे आजीवन कारावास है, मृत्युदंड से दंडनीय है अपराध है। इसके साथ ही जैसे सशर्त कारावास होती है, जैसे कि उसको सश्रम कारावास का दंड से दंडित किया जाता है। इस प्रकार से जैसे एकांत परिरोध किया जाता है कि उसको अकेले में रखा जाएगा, हवालात में अकेले में बंद किया जाएगा। इस प्रकार से जुर्माने की राशि से भी दंडित किया जाएगा। तो पहले की जो राशि थी वो अत्यधिक न्यून थी और वर्तमान में लाखों रुपए में अब इसकी जो प्रावधान किए गए हैं कि ये व्यक्ति को जो उसकी सज़ा होगी वो तो होगी, उसके साथ ही जो उसको दंडनीय, जो उसको दंडित किया जाएगा, जो जुर्माने से दंडित किया जाएगा, उनका भी प्रावधान किया गया है।
और वो राशि ऐसी है कि जैसे 10,000 रुपये 2 लाख रुपए तक की इसमें राशि है, तो उससे भी दंडित किया जाएगा। और दंडों का उद्देश्य यही है कि उस व्यक्ति में सुधार भी लाया जाए, साथ ही समाज को भी ये मैसेज दिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको इस प्रकार के अपराध से उसको दंडित किया जाएगा। जी, मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि दंड तो रखे गए हैं, लेकिन उसमें आर्थिक दंडों की व्यवस्था ज़्यादा की गई है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि अभी कुलदीप असवाल जी ने हमें बताया है कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसने इंडियन पिनल कोड का स्थान लिया है। पहले दंड का प्रावधान होता था, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए द्वारा कानून जो थे वो हमारे देश में अब तक लागू थे और स्वतंत्रता के बाद उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दंड स्वरूप लोगों को न्याय व्यवस्था में रखा गया था कि आपने अगर कोई गलती की है तो आपको दंड दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों की यही मानसिकता थी। लेकिन अब न्याय के शब्द को इसमें जोड़ा गया है और इंडियन की जगह भारतीय शब्द इसमें जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता, यानी कि हर भारतीय के लिए, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, उसके लिए न्याय की व्यवस्था हो। उसके द्वारा अगर कोई गलती की भी गई है तो उसमें भी उसको आर्थिक दंड स्वरूप ज़्यादा उसको तवज्जो दी गई है, ताकि उसमें परिवर्तन आ सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। चलिए, इसमें और क्या क्या खास है जानकारी लेते हैं कुलदीप जी से इसी कार्यक्रम में आगे अगले प्रश्न में। कुलदीप जी, अब आपसे जानना चाहती हूँ कि एक अवसाद शब्द इसमें जोड़ा गया है, सामाजिक अवसाद, तो वो जो है उसमें क्या सभी लोगों के लिए वो सामान्य है? आखिर इस शब्द का मतलब क्या है और क्या न्यायपालिका या न्यायाधीश जो हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं? इसके विषय में थोड़ा जानकारी प्रदान कीजिए। जी हाँ, इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायिक कार्य करते हुए उससे यदि कोई प्रकार की भूल हो जाती है तो वो विधि के द्वारा करने के लिए तो आबद्ध होता है, परंतु यदि उसके तथ्य की भूल के कारण उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हुए यदि किसी व्यक्ति को अपराध की सज़ा दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने तो वो अपराध किया ही नहीं था, तो इसमें ये माना जाएगा कि उसको ये अपवाद स्वरूप माना जाएगा कि न्यायिक कार्य करते हुए उन्होंने किया, ना तो उसकी कोई उनसे व्यक्तिगत रंजिश होती थी। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी था, यह व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया, वहाँ पे बोलते हैं कि यह व्यक्ति है, जबकि वो वह नहीं था, और उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये माना जाएगा कि जो उन्होंने भूल की है वो सद्भावनापूर्वक की है, उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करें। तो इस प्रकार से कई एक ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती है जिसकी वजह से जो लोक सेवक होता है उसको ये अपवाद स्वरूप ये छूट दी जाती है कि उनको उस कार्य के लिए इसी प्रकार से उनको दोषी नहीं ठहराया जाए। इसको साधारण अपवाद की स्थिति में माना जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने जैसे कहा कि किसी को साक्ष्यों के अभाव में अगर कोई पनिशमेंट हो जाता है, तो पहले तो हो जाता था, वो हो जाता था, अब क्योंकि बदलाव किया गया है, न्याय शब्द जोड़ा गया है, तो ऐसे स्थिति में जब ये बात कोर्ट के सामने आती है कि ये व्यक्ति कल्पित नहीं था, गुनहगार नहीं था, ऐसी स्थिति में क्या उसको रेमेडी स्वरूप कुछ और प्रावधान इसमें उपबंध में रखे गए हैं? जी हाँ, इसको बोला जाता है प्रतिकर। यदि कोई व्यक्ति दोषी नहीं था और उसको अकारण ही उसको दंडित कर दिया जाता है तो राज्य को ये दायित्व है कि वो उसको प्रतिकर दे। जैसे कि किसी व्यक्ति को सज़ा हो गई, काफ़ी लंबी सज़ा हो गई, उसकी सारी छवि समाज में धूमिल हो गई, अब तो ये माना जाता है कि जैसे एक दिन भी यदि कोई पुलिस के पास चला जाए तो माना जाता है कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, और उस व्यक्ति को यदि गलत तरीके से उसको दंडित कर दिया जाता है, यद्यपि दंडित करने का कोई उद्देश्य नहीं था उनको, क्योंकि जो सामने जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, उसके आधार पर दंडित किया जाता है, लेकिन बाद में माना जाता है कि पूरा केस ही इस तरीके से किया गया था कि गलत व्यक्ति को सही व्यक्ति को गलत सज़ा मिल गई, जबकि व्यक्ति इसके लिए दोषी ही नहीं था, तो उसके लिए उसको प्रतिकर दिया जा सकता है और राज्य सरकार या राज्य का कानून उसको प्रतिकर देने की व्यवस्था कर सकता है। जी, अच्छा कुलदीप जी, एक शब्द इसमें देखने में आ रहा है, आपराधिक षड्यंत्रों का प्रयास, मतलब आप किसी तरह का प्लॉटिंग करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये कोई करते हुए पाया जाता है अब, तो उसके लिए क्या इस तरह का इसमें प्रावधान रखा गया है या उपबंध रखे गए हैं, और लोगों के आम जनजीवन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपराधिक षड्यंत्र किसी भी दंड को, किसी भी अपराध को करने का सबसे प्रथम जो मूल जो शुरुआत होती है वो षड्यंत्र से होती है। दो व्यक्ति मिलकर षड्यंत्र कर सकते हैं, और अब तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहकर भी षड्यंत्र करता है तो उसको भी दंडित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर रहकर और देश के अंदर अपराध को कारित करने के लिए किसी को साधन मुहैया करवाता है और उसके लिए उसको व्यवस्था करता है, जैसे गोला बारूद देता है, उसको रहने की सुविधा देता है, या देश के अंदर ही उसको इस प्रकार से व्यवस्था दी जाती है कि वो उस अपराध को कर सके, तो इस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र करने वाले
व्यक्ति को दंडित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए भी इसमें विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं। आपराधिक षड्यंत्र चाहे वो देश में रखे करे चाहे देश से बाहर रखे करे, वो बच नहीं सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में की गई है। जी, लोगों के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ेगा इन नए कानूनों से? नए कानूनों से लोगों के जीवन में अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो पहले जो व्यवस्था नहीं थी वो भारतीय न्याय संहिता में की गई है। जैसे कई प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग है, जैसे स्नैचिंग है, जैसे अब चोरी की भी परिभाषा काफ़ी विस्तृत कर दी गई है, उसमें कई चीज़ों का समावेश कर दिया गया है। अब सिर्फ चोरी से ये नहीं माना जाएगा कि किसी संपत्ति को जो लेकर गया है, अब ये भी माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसी की डाटा चोरी कर लिया हो, किसी की डिस्क चोरी कर ली हो, किसी प्रकार से डिजिटल चोरी की है, डिजिटल डायरी की चोरी की है, किसी क्रेडिट कार्ड की चोरी की है, तो वो भी चोरी के अंतर्गत ही माना जाएगा। पहले एक पुरातन व्यवस्था थी कि सिर्फ यही चीज़ें चोरी के अंतर्गत आएगी। अब चोरी मतलब का जैसे अगर आपने परमिशन के बिना कुछ ले लिया तो वही चोरी थी। जी हाँ जी। अब जैसे पेटेंट की चोरी करना, इन सब को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये इससे पता लगता है कि ये जो इसका प्रभाव है ये भविष्य को देखते हुए किया गया है। मतलब आपने पेटेंट बोला, इट मीन्स जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है, मतलब उसकी भी अगर चोरी की जाएगी तो वो भी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। हाँ, उसका समावेश किया गया है कि चोरी डेटा की चोरी करता है, किसी प्रकार से पेटेंट की चोरी करता है, और किसी भी प्रकार से जो चीज़ें होती है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की चोरी करता है, और मोबाइल के अंदर से किसी प्रकार से कोई चोरी करता है, तो माना जाएगा कि पासवर्ड की चोरी करता है, तो ये चोरी के अंतर्गत माना जाएगा। जी, पहले ये नहीं था। नहीं, ये सारी चीजें आपने बताई, चोरी की व्याख्या बहुत विस्तृत कर दी गई है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, इसमें काफ़ी विस्तृत व्याख्या की गई है, चोरी की भी की गई है, इसके साथ ही जैसे बेईमानी की भी की गई है। पहले संकीर्ण अर्थों में था, अब इसमें काफ़ी उसके व्यापक उसमें परिभाषाएं दी गई है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी जाना कि चोरी एक जो शब्द था उसमें पहले सिर्फ इतना था कि आपकी मर्जी के खिलाफ अगर आपका कोई चीज़ ले ली गया है तो वो चोरी है। अब क्योंकि डिजिटल दौर है आज का हमारा और सारी दुनिया एक मोबाइल के ऊपर आ गई है, ऐसी स्थिति में आपके डेटा से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनका भी कोई दुरुपयोग करता है, उनको अगर चुरा लेता है, उनका यूज़ कर लेता है विदाउट आपकी परमिशन, तो वो भी चोरी की कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में और क्या क्या खास बातें हैं। कुलदीप जी, अगली बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि एक स्त्री हूँ तो एक स्त्रियों के लिए बहुत सारे कानून हमारे देश में लागू किए गए हैं और बच्चों के लिए भी बहुत सारे कानून हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, इसके अंतर्गत क्या कोई नए कानून बनाए गए हैं या पुराने कानूनों को सिंक्रोनाइज किया गया है सबको, कि एक जगह पर ही बच्चों और महिलाओं से संबंधित सभी कानून एक साथ नजर आ जाए, एक साथ पता चल जाए? इसकी क्या स्थिति है? स्त्रियों और बच्चों के लिए पूर्व की जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें भी प्रावधान थे, परंतु वर्तमान की समस्याओं को देखते हुए प्रावधानों को अधिक विस्तृत किया गया है। पहले माना जाता था कि जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें प्रावधान काफ़ी बिखरे हुए थे, तो उनका एक जगह एकत्रीकरण किया गया है। तो बिखरे होने की वजह से जो जनसाधारण था वो उनको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता था कि कौन सा प्रावधान कहाँ है। अब इसमें ये रहेगा कि जैसे अध्याय खोला गया, उस अध्याय में जो भी महिलाओं से और बच्चों से संबंधित अपराध हैं वो एक ही जगह उनको मिलेंगे। पहले ये था कि धारा 354 अलग स्थान पे थी, धारा 376 जो रेप का विषय था वो अलग स्थान पे था, धारा 498 जो दहेज संबंधी अपराध था वो अलग था, धारा 304B जो कि महिला जो 7 वर्ष के भीतर जिसकी दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है, तो इन सबको एक ही स्थान पे एकत्रीकरण कर दिया गया, जिससे जनसाधारण को भी सुविधा होगी और उनको अलग अलग स्थान पे उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति विवाह का प्रस्ताव करता है, ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे विवाह करूंगा और अपनी आइडेंटिटी छिपाता है, तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसे आइडेंटिटी छिपाने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जाए। ठीक है, और बच्चों के लिए क्या खास चीज़ें हैं? उनको भी सिर्फ सिंक्रोनाइज किया है या कुछ अलग से ऐड ऑन हुआ है इसमें? बच्चों और स्त्रियों के लिए एक ही जगह ये प्रावधान किए गए हैं और उनको काफ़ी अच्छी तरह से उसका व्यापक जो परिदृश्य है उनका व्यापक रूप से विस्तार किया गया है। जी, जैसे बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को व्यापार के अंतर्गत लगा दिया जाता है कि कोई बच्चा है उसको कोई जो आजकल जैसे गैंग्स होती है, तो संगठित अपराध आजकल ज़्यादा हो रहे हैं कि एक गैंग है वो किसी बच्चे को उठाएगी और उस बच्चे को उसके जैसे मान लीजिए उसका पैर काट के उसको भीख के लिए उसको रेलवे स्टेशन के बाहर लगा देगी,
इसी प्रकार से किसी बच्चे का अपहरण करके और उसको विदेश में भेज देती है, वहाँ पे उसका साथ गलत होता है। तो बच्चों के लिए काफ़ी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। जी, तो मतलब इनको भी सिंक्रोनाइज किया गया है और उन चीज़ों को दंड संहिता से न्याय संहिता की तरफ मोड़ा गया है। हाँ जी हाँ, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि बच्चों और महिलाओं को न्याय सुलभ हो सके और उनको न्याय प्राप्त हो सके। अच्छा, एक शब्द है इसमें मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति अपराध, ये क्या चीज़ है? इसकी व्याख्या कीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा दर्शकों को समझ में आने वाली भाषा के अनुरूप बताइए। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता में भी यही प्रावधान किया गया है कि साधारण और सरल रूप से ये व्यवस्था की जाए। तो पहले जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और ये व्यवस्था देखने में भी आ रही है और आगे भी इसके परिणाम आएंगे कि लोगों को, जनसाधारण को साधारण रूप से जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको सरलतम रूप से प्रस्तुत किया जाए। जी, अच्छा, राज्य के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनके विषय में क्या खास बातें नए उपबंधों के माध्यम से बताई गई हैं? राज्य के विरुद्ध जो अपराध होता है वो माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया वो राज्य के विरुद्ध ही अपराध किया है। राज्य किसको बोला गया है? स्टेट को या मतलब देश को? किसको राज्य किसको बोला जाता है? समुचित सरकार इसमें लिखा गया है। समुचित सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें शामिल हैं। मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी गलत चीज करते हैं तो वो राज्य कहलाएगा। जी, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो ये माना जाएगा कि उसने राज्य के विरुद्ध अपराध किया है। अच्छा। और राज्य के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की जो एजेंसियां होती है, जैसे पुलिस एजेंसी है, सीबीआई है, जितनी भी एजेंसीज है वो उसके लिए कार्य करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करके और नतीजा न्यायालयों में पेश करती है। तो ये सारा कार्य जो करने का है वो राज्य ही करती है। जी, अच्छा, राज्यों के साथ में अगर हम बात करें हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज की, तो जिसमें जो सबसे बड़ा जो रोल हमारे देश की जो सेना निभाती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, इनके प्रति अगर कोई अपराध अंजाम दिया जाता है तो अभी तक तो कोई विशेष कानून देखने में आ नहीं रहे थे। अब क्या कोई विशेष कानून सम्मिलित किए गए हैं उपबंध के माध्यम से, या इनको भी सिर्फ सिंक्रोनाइज करके छोड़ा गया है, और आम जनजीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश के जो सेनाएं हैं, नौसेना है, थल सेना है, वायु सेना है, इसके प्रावधान किए गए हैं। और जैसे मान लीजिए कि पहले आतंकवाद शब्द का कोई प्रादुर्भाव नहीं था, तो भारतीय दंड संहिता में आतंकवाद को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था। इस बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। भारतीय सेना के विरुद्ध जैसे गोला बारूद का एकत्रीकरण करता है कोई व्यक्ति, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको दंडनीय माना गया है। इसी प्रकार से भारतीय सैनिक की कोई पोशाक पहनता है, उनके टोकन वगैरह धारण करता है, तो उसके लिए भी उसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं कि उस व्यक्ति को दंडित किया जाए। और भारतीय जो भारत के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक षड्यंत्र करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाए। और जो हथियार वगैरह है उनकी क्या स्थिति है? जो भारतीय सेना के जो अधिकार होते हैं, भारतीय सेना के हथियारों का कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है जी। सिर्फ भारतीय सेना का जो सैनिक है वही उसका उपयोग कर सकता है। यदि कोई उपयोग करता है तो ये माना जाएगा कि उसने भारत के विरुद्ध अपराध किया है और उसको भी दंडित किया जाएगा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि कुलदीप जी ने हमको बताया है, वकील साहब के माध्यम से हमने जाना कि स्त्रियों और बच्चों के लिए जितने भी हमारे देश में आज तक कानून बनाए गए थे उन सबको एक सेक्शन में सिंक्रोनाइज करके एक स्थान पर लाके संग्रहित किया गया है, ताकि अब किसी भी कानून को समझने के लिए हमको किसी और जगह जाके उसको ढूंढना नहीं पड़े। एक ही जगह पे हमको बच्चों से संबंधित और स्त्रियों से संबंधित हमारे देश में जितने भी कानून अब तक लागू किए गए हैं वो एक स्थान पर मिलेंगे। देश की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो एक सेक्शन में संग्रहित की गई हैं, जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना से संबंधित जो भी कानून है, इसके अंदर बताया गया है कि आप अपने देश के सैनिकों की, चाहे देश में हो विदेश में हो, उनकी पोशाक धारण नहीं कर सकते और उनके हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। आइए जानते हैं और क्या है विशेष भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। कुलदीप जी, अब मैं जानना चाहती हूँ कि निर्वाचन जो है वो हमारे देश की एक बहुत मुख्य और बड़ी प्रणाली है, तो निर्वाचन से संबंधित अगर इसके विरुद्ध जाकर अगर कोई अपराध करने की कोशिश करता है तो उनके लिए क्या नए उपबंध इस न्याय संहिता में जोड़े गए हैं और इनको नहीं मानने पर क्या दंड के प्रावधान है? निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र का सबसे प्रमुख जो अस्त्र है वो है निर्वाचन, और निर्वाचन के माध्यम से ही हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचन में यदि कोई असम्यक असर डालता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत व्यक्ति है और उसके नाम से वोट डालता है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि ये दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति 2 बार वोट डालने जाता है
तो ये भी माना जाएगा कि ये भी अपराध किया है उसने। इस प्रकार से यदि किसी को वोट डालने से वंचित करता है या वोट डालने से उसको प्रलोभित करता है कि फलान इस व्यक्ति के पक्ष में आप है जो वोट डालिए, और रिश्वत की पेशकश करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने निर्वाचन संबंधी अपराध किया है। और निर्वाचन संबंधी अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता में स्थान दिया गया है और इसको दंड से दंडित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आएगा या जो आपने शुरू में बताया था भारतीय नागरिक संहिता जो है ये उसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा माना जाएगा? इसमें ये माना जाता है कि जो दंड के जो प्रावधान है वो तो भारतीय न्याय संहिता में है जी, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। उसमें जो न्यायालयों का गठन है, उसमें जो किस समय इसका जजमेंट दिया जाएगा, कौन इसको प्रोसिक्यूट करेगा, कौन न्यायाधीश होंगे, इसकी अपील होगी, इसकी रिवीजन होगी, इसकी क्या परिसीमा होगी, इस सब का प्रावधान सीआरपीसी में पूर्व में किया गया था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब ये प्रावधान किए गए। तो प्रक्रियात्मक व्यवस्था है जी, प्रक्रिया की व्यवस्था में उसमें शामिल किया जाएगा। अच्छा, भारतीय करेंसी जो है, क्योंकि देखिए हमने पूर्व में देखा कि नोटबंदी हमारे देश में लागू की गई ताकि बाकी जो विदेशों से जिस तरह से स्मगलिंग करके और पैसा भेजकर जो आतंकवाद शब्द जैसा कि आपने बताया जोड़ा है, उसको रोकने के लिए नोटबंदी को अमल में लाया गया था। इसी तरह से करेंसी जो है या फिर जो स्टाम्प पेपर्स हैं, इनके संबंधित अगर किसी तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है तो क्या उपबंध है और आम जनजीवन को इससे कितना संभल के रहना चाहिए? जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति करेंसी के साथ छेड़छाड़ करता है, जैसे किसी नोट का वो खुद बनाने लग जाए, उसको नोटों को बनाने का कार्य टकसाल का होता है, सिक्कों को बनाने का कार्य टकसाल में होता है और जो नोट छापने का कार्य होता है वो भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसकी नकल करता है और वैसा ही नोट बाज़ार में प्रवाहित करता है तो ये माना जाएगा कि उसने करेंसी संबंधी अपराध किया है। तो उस अपराध के लिए उसको दंडित करने का स्पष्ट प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है, क्योंकि जो आर्थिक जो व्यवस्था है उसको ये सब नुकसान पहुंचाती है और वर्तमान में आर्थिक अपराध अधिक बढ़ रहे हैं। तो करेंसी के साथ और स्टाम्प पेपर्स के साथ, जैसे स्टाम्प पेपर की डेट चेंज कर देना, किसी विल इत्यादि कोई लिखी गई है उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करना और उसका जो वैध हकदार होता है उसको नुकसान पहुंचाना, ये माना जाएगा कि उसने ये अपराध किया है। अच्छा, मिथ्या साक्ष्य क्या होता है? मिथ्या साक्ष्य यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की कार्रवाई में किसी प्रकार की झूठी गवाही देता है या किसी प्रकार का झूठा शपथ पत्र देता है तो ये माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, तो इसके लिए भी उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर आपने किसी की झूठी गवाही दे दी तो आपको अब उसमें दंड के साथ साथ, आर्थिक दंड के साथ साथ और सजा का प्रावधान भी है, क्योंकि उसके कारण किसी और की सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ और पर्सनल लाइफ सब सफ़र कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि मिथ्या साक्ष्य की वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है कि यदि मैंने ये झूठी गवाही दे दी तो इस व्यक्ति को मैं दंडित करवा दूंगा। अच्छा, दस्तावेज जो होते हैं, संपत्ति जो होती है, इनके बारे में भी शायद इसके अंदर जोड़ा गया होगा, लेकिन अगर हम इनको सिर्फ इकट्ठा समझना चाहें तो ये है कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों को मिलाकर इंडियन पैनल कोड की जगह पर अब नया कानून भारतीय न्याय संहिता आया है, यही है? जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता तो इंडियन पिनल कोड का स्थान ले ही चुका है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले ही लिया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है जी। और ये अपना कार्य कर ही रहे हैं। तो अब इससे लगता है कि परिणाम जल्दी ही बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। जी, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, इसी उम्मीद के साथ में कुलदीप असवाल जी, आपका आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, कार्यक्रम रहेगा यही कानून की बात। तब तक के लिए नमस्कार।